वन सिमरन शेखर दिस साइड। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन में, जहां हम करते हैं अपने ब्रेन की एक्सरसाइज। दोस्तों, हम यहाँ पर पढ़ रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, और इसी क्रम में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? हमने ईसाई धर्म के इतिहास के बारे में पढ़ा था, हमने वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ा, शैव धर्म के बारे में पढ़ा, इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ा। बहुत कुछ अभी तक हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो सब नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस को चेक कीजिए और ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए एक एक मार्क्स, एक एक पॉइंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक आप छोड़कर नहीं चल सकते हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, आपको पता है 1.25 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया है एनटीपीसी का, है ना। तो आपको कहीं से भी किसी से भी पीछे नहीं रहना है। तो आपको एक एक टॉपिक को पढ़ना ही होगा ताकि कोई भी मार्क्स आपसे ना छूटे। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दोस्तों आज उसी क्रम में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मगध राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना, और कई बार पूछे भी गए हैं। तो आज हम मगध राज्य के उत्कर्ष को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, अगर मगध राज्य की हम बात करें तो मगध राज्य का जो सबसे प्राचीन वंश था, सबसे पुराना, सबसे प्राचीन वंश जो था, उसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। क्या नाम था उनका? बृहद्रथ था, जिन्होंने स्थापना की थी मगध राज्य के। उनका नाम था बृहद्रथ। और उसके बाद दोस्तों, मगध राज्य की अगर हम राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानी थी गिरिब्रज। क्या नाम था? गिरिब्रज जो थी वो मगध की राजधानी थी, जिसका नाम हम लोग राजगृह भी जानते हैं और अभी आधुनिक में राजगीर भी जानते हैं। ठीक है, गिरिब्रज या राजगृह जो था वो मगध की राजधानी हुआ करता था। ओके, हर्यक वंश के जो थे बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार, अगर उनकी बात करें दोस्तों तो हर्यक वंश की स्थापना कैसे हुई? उन्होंने क्या किया कि अंग के राजा थे। अंग के कौन से राजा थे? अंग के राजा, आपको पता है, अंग के राजा थे। उनको हरा कर उन्होंने यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्मदत्त अंग के जो राजा थे, उनको हराकर यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। तो दोस्तों, बिंबिसार कब बैठा था? बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 544 ईसा पूर्व में। 544 बिफोर क्राइस्ट मगध राज्य की राजगद्दी पर बिंबिसार बैठ गया था। और ये हमें कैसे पता चलता है दोस्तों? ये हमें पता चलता है बौद्ध ग्रंथों से। बौद्ध ग्रंथ के बारे में जब हमने पढ़ा, हमने जाना, तो हमने देखा कि इसमें मगध की राजगद्दी पर बिंबिसार कब बैठा, ये बात अच्छी तरह से लिखी हुई है। क्योंकि ये जो बिंबिसार था वो भी बौद्ध धर्म का ही अनुयायी था। बिंबिसार किसका अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हमने जब बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो डेफिनेटली हमने इसके बारे में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो आप अभी जान लीजिए कि बिंबिसार कौन था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक भी था। उसके बारे में बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो पहले क्या हुआ करता था कि लोग अपने राज्य को विस्तार करने में लगे रहते थे ना। कोई भी राजा महाराजा थे तो अपने राज्य का विस्तार करने में लगे रहते थे। और वो कैसे होता था? या तो युद्ध के जरिए या तो वैवाहिक संबंध बनाकर। युद्ध के जरिए होता था कि आप कहीं पे आक्रमण कर दीजिए, अगर वो राजा आपसे कमजोर है तो वो आपके अधीन हो जाता है और उसका राज्य जो है वो आपके कब्जे में आ जाता है। और वहीं वैवाहिक संबंध बनाकर तो आपको पता ही है, कहीं आपने कहीं की राजकुमारी से शादी कर लिया तो वहां के भी जो वो भी राज्य जो था वो आप में सम्मिलित हो जाता था। इन शॉर्ट, वो आप पर अटैक नहीं कर रहे हैं, वो आपके संबंधी हो जाते थे, राइट। तो इस तरह से भी आपके राज्य का विस्तार हो जाया करता था। तो बिंबिसार ने भी दोस्तों ऐसा ही किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध बनाकर अपने राज्य का उत्थान किया था, राज्य का विस्तार किया था बिंबिसार ने। और इसी क्रम में बिंबिसार ने 3 शादियां की थी दोस्तों। कितनी? 3 शादियां की थी बिंबिसार ने। किससे किससे की थी? पहली तो कौशल देश की जो राजकुमारी थी। कौशल से याद आया दोस्तों, हमने महाजनपदों में पढ़ा था ना कि कौशल सबकी राजधानी हमने देखा था। तो अब आपको ये बताना है कि कौशल देश की राजधानी कहाँ है। कौशल की राजधानी कहाँ है आपको बताना है। हमने महाजनपदों के उदय में पढ़ा था, 16 महाजनपद थे, उनके बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि उन सबकी राजधानियां कहाँ कहाँ पर है। तो अब आप कमेंट में बताइए कि कौशल की राजधानी कहाँ पर है। ओके, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे वैवाहिक संबंध बनाकर बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार किया।
ओके। तो दोस्तों इस क्रम में अपने राज्य के का उत्थान करने के क्रम में बिंबिसार ने 3 शादियां की दोस्तों। कितनी? 3 शादियां की बिंबिसार ने। पहली तो की उन्होंने कौशल नरेश जो थे, प्रसेनजीत नाम था उनका, तो कौशल नरेश जो थे उनकी पुत्री यानी कौशल की राजकुमारी से उन्होंने शादी कर ली। महाकोशला नाम था उनका, उससे शादी की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने चेलन्ना नाम की युवती से शादी की। वो कौन थी? वो चेटक की बहन थी। राजा चेटक जो थे उनकी बहन थी। वैशाली के राजा थे, उनका नाम था चेटक। उनकी बहन से शादी कर ली, चेलन्ना नाम था। और उसके बाद उन्होंने किससे शादी की दोस्तों? मद्र राज्य, ठीक है, मद्र राज्य जो कि अभी कौन सा है? अभी आधुनिक पंजाब है। उनके उसकी राजकुमारी से, क्षेमा नाम था उनका, उसकी राजकुमारी से भी बिंबिसार ने शादी कर ली। तो ये 3 शादियां की बिंबिसार ने और अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे चलें तो बिंबिसार की हत्या किसने की दोस्तों? बिंबिसार की हत्या की उसके पुत्र ने ही की। अजात शत्रु ने ही बिंबिसार की हत्या कर ली। वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल आपको मगध राज्य के बारे में जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मिलते जाएगा। क्योंकि इसमें क्या है कि पिता और पुत्र का प्रेम भी है और राज्य का राजा बनने की जो जंग है वो भी है। तो इसका एग्जाम्पल आपको इसमें आगे आगे मिलता जाएगा। जैसे अभी आपने देखा ना कि अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का पुत्र था, उसने ही बिंबिसार की हत्या कर दी राजा बनने के लिए, है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब अजात शत्रु के बारे में देखते हैं। पहले आप ये जान लीजिए दोस्तों कि बिंबिसार ने 52 वर्षों तक, 52 ईयर्स तक मगध राज्य पर अपना शासन किया था। कितने दिनों तक? 52 वर्षों तक मगध राज्य पर किसका शासन था? बिंबिसार का। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद जो अजात शत्रु आए तो अजात शत्रु ने क्या किया था? बिंबिसार की हत्या कर दी थी, है ना। उसके बाद दोस्तों अजात शत्रु जो था उसका नाम कुनीक भी जाना जाता है। कुनीक नाम से भी उसे जाना जाता है। और अगर हम इस वंश की बात करें दोस्तों, हम ये जो हर्यक वंश था, इस वंश की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग सभी ने ही अपने पिता की हत्या की है। सभी ने अपने पिता की हत्या करके अपने आप को वहां का राजा घोषित किया है। तो इस वंश का नाम पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हंता मतलब मार देना, हत्या कर देना। पितृ मतलब पिता, पिता की हत्या करने वाला वंश, पितृहंता वंश भी इस वंश का नाम कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये अजातशत्रु जो था वो कौन था? वो जैन धर्म का अनुयायी था। पहले तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म में विश्वास करना शुरू कर दिया था। सबसे जो महत्वपूर्ण घटना हुई अजातशत्रु के समय में, अजातशत्रु के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो क्या हुई दोस्तों? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो भगवान बुद्ध का हुआ था वो कब हुआ था? अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने भी भगवान बुद्ध की अस्थियों को प्राप्त करने के लिए, अस्थियों में से कुछ हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूरा जोर लगा दिया था अपना, कि उसे भी उस अस्थि का कुछ हिस्सा मिल सके। और वो हुआ भी, उसे कुछ अंश मिला भी अस्थियों का। भगवान बुद्ध की जो अस्थियां थी उसका कुछ अंश अजातशत्रु को मिला भी, और उसने उस पर राजगीर पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। राजगीर पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने? अजातशत्रु ने। दोस्तों अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया था। 32 वर्षों तक शासन किया था मगध राज्य पे। पर वो कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है। अजातशत्रु का भी जो पुत्र था उदयभद्र या उदयीन जिसका नाम है, उसने अजातशत्रु की हत्या कर दी। उसने क्या की? अजातशत्रु की हत्या कर मगध राज्य की राजगद्दी पर अपना हक जता लिया, अपने आप को वहां का राजा घोषित कर दिया। तो दोस्तों अगर हम उदयीन की बात करें तो 461 ईसा पूर्व में, कब? 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके वो मगध की राजगद्दी पर बैठ गया था। उदयीन की माता का नाम क्या था दोस्तों? तो उदयीन जो थे उसकी माता का नाम क्या था? पद्मावती। उदयीन की माता का नाम था पद्मावती, और वो भी क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। उदयीन भी जैन धर्म का अनुयायी था।
एक जो महत्वपूर्ण चीज इसके काल में हुई, इसने क्या किया कि राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। अभी तक राजधानी कहाँ पर थी? राजगृह में थी, राजगीर में थी, पर उसके बाद इसने क्या किया, उदयीन ने राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, राजगृह से पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दिया। अब क्या हो गई थी? राजधानी पाटलिपुत्रा हो गई थी। जो अंतिम शासक था दोस्तों, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नागदशक था। उदयीन का जो पुत्र था नागदशक, वही हर्यक वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने क्या की? हत्या कर दी उदयीन के पुत्र नागदशक की, और शिशुनाग वंश की स्थापना हुई मगध पर। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। क्या किया दोस्तों, शिशुनाग वंश जब स्थापित हुआ तो फिर शिशुनाग ने क्या किया कि जो राजधानी पाटलिपुत्रा में थी उसे हटाकर वापस से वो वैशाली ले गया। राजधानी को वापस से हटाकर वैशाली ले गया। सब एक्चुअली अपने अपने सुविधा अनुसार राजधानी को स्थानांतरित कर रहे थे कि कहाँ पर किस जगह पर रहकर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर अपना लगाम रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर अच्छी तरह से अनुशासन में रख सकते थे, लोगों को अपना शासन चला सकते थे अच्छी तरह से। तो सबका सोच अलग, सबका नज़रिया अलग, तो उस हिसाब से सबने अपने अपने अनुसार राजधानी को यहाँ वहाँ स्थानांतरित किया। तो क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था, उदयीन ने पाटलिपुत्रा में राजधानी स्थानांतरित कर ली थी और नागदशक ने उसे वहीं पर रहने दिया। उसके बाद देखिए जब शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ तो शिशुनाग ने क्या किया कि पाटलिपुत्रा से राजधानी को हटाकर वैशाली में स्थानांतरित कर लिया। अब वैशाली जो है वो राजधानी हो गई थी मगध की। ओके, उसके बाद दोस्तों शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कालाशोक हुआ। ने क्या किया दोस्तों, कालाशोक ने वापस से राजधानी को पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दिया। क्या किया? कालाशोक ने वापस से राजधानी को पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दिया। फिर से राजधानी क्या हुई? पाटलिपुत्रा हो गई। जो अंतिम शासक बोले हम, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नंदीवर्धन था, जिसके बाद नंद वंश की स्थापना हो गई। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। क्या नाम था? महापद्मानंद था, जो नंद वंश का संस्थापक था। वहीं अगर नंद वंश के अंतिम शासक की बात करें तो कौन था? घनानंद नाम था, नंद वंश के अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो क्या था, जो घनानंद जो था वो सिकंदर का समकालीन था, सिकंदर के समय का था, वो सिकंदर के का ही समकालीन था घनानंद। इसे क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित कर दिया था, ठीक है, और मौर्य वंश की स्थापना हो गई थी। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि हमें इसमें पीएचडी नहीं करना है, हमें वो सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है कि वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे हुआ करते थे, हमें बहुत कुछ नहीं जानना है। जहाँ जहाँ पे जानना हुआ, जहाँ पे जानना ज़रूरी था, जहाँ पर जानना ज़रूरी होगा आगे, उसके बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। बट इसमें हमें जहाँ जहाँ पे यही देखना था सिर्फ कि पहले संस्थापक कौन हुए और अंतिम शासक कौन रहा, वही हम पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि अंतिम में हमने अभी देखा कि घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे युद्ध में पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया और फिर वहां पर मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, तो दोस्तों ये था आज हमने पढ़ा इसके बारे में, मगध राज के उत्कर्ष के बारे में थोड़ा सा। अब कल हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि वो घनानंद का समकालीन था। तो कल हम दोस्तों पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, जिससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको एक बार फिर से देखिए, अगर कंफ्यूजन हो तो ज़रूर, जो भी डाउट हो आपको बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छा से अच्छा आंसर देने का, राइट। जो भी आपको समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, पूछिए ज़रूर। ओके, और कल हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, उसके बाद हम मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट रहूँगी और भी ज़्यादा कोशिश करूँगी और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी ताकि आपको अच्छा से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप अपना अभी ज्योग्राफी का जो एक वीडियो, फसल और उसके उत्पादक देश कौन कौन से, उसे हम याद करेंगे विद इन 10 मिनट्स, तो उस वीडियो को भी देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है,
और आप टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम पर चेक कीजिए जीके जिम इग्नाइट योर ब्रेन चैनल को, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको सारे वीडियोस एक जगह प्रोवाइड हो जाया करेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।